हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। जम्मू कश्मीर सेट पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम आईसीटी यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट 60 मिनट्स के अंदर अंदर आईसीटी यूनिट के हर एक इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी एज इट इज ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये कंप्लीट सिलेबस है, जो कि यूजीसी नेट और सेट एग्जाम दोनों के लिए ही सेम रहता है। सबसे पहले इस सेशन में हम देखते हैं कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। पहली है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। ठीक है। उससे पहले देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीटी में हम किसके बारे में बात करते हैं। हम कंप्यूटर्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में, या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उन सब के बारे में बात करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट और इन सब चीज़ों की मदद से आप लोगों को कहीं से भी बैठे हुए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सूचना मिल जाती है, कोई भी सूचना हो। कम्युनिकेशन होता है, अब देखो कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब आपको कम्युनिकेट करने में यानी कि संचार यानी कि बातचीत करने में भी तो मदद कर रहे हैं। आप अपने घर में बैठे अपने किसी दूसरे फ्रेंड को कहीं पर भी मैसेज कर रहे हो, आप मेरी ये क्लास देख रहे हो, आप अपने घर पर बैठे हो, मैं अपने ऑफिस में बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, इंफॉर्मेशन भी शेयर यहाँ पर हो रही है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। और ये सब चीजें आजकल एजुकेशन में भी बहुत मदद कर रही है। आईसीटी को लेकर के एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये सब चीजें आज की इस यूनिट में हम कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बेसिक से शुरू करेंगे। कंप्यूटर में चार कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में इस तरीके की जो स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको मॉनिटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीबोर्ड,
ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर छोटा-सा जो एक डिवाइस होता है उसको बोला जाता है माउस और एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है सीपीयू। ये मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। अब देखो जो सीपीयू है, सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सीपीयू का मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो 2 चीज़ें हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेज़ और स्टोरेज डिवाइसेज़, ये दोनों ही प्रोसेसिंग और स्टोरेज जो सीपीयू के अंदर ही आता है। सीपीयू को 3 हिस्सों में बाँटा गया है, एग्ज़ाम में श्योर क्वेश्चन आएगा, वो 3 हिस्से कौन-कौन से हैं? एक है सीयू, एक है एएलयू और तीसरा है मेमोरी, ठीक है? सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती हैं। एयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, और उसके बाद मेमोरी तो आपको पता ही है, मेमोरी किस लिए यूज होता है? ये आपको स्टोरेज में मदद करता है। तो ये हिस्से होते हैं सीपीयू के, ठीक है? सो मेन 4 कंपोनेंट्स है जिसमें इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने में हमें मदद करती हैं, ठीक है? अब जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में छोटे-छोटे बटन्स होते हैं ना बने हुए, इस तरीके से बटन्स होते हैं। अब इस बटन से अगर मैंने ए प्रेस किया तो ये क्या करेगा? ये डेटा को एंटर करेगा किसके अंदर? पहले भेजेगा सीपीयू से और सीपीयू डिस्प्ले करवाएगा मॉनिटर से। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर की चीजें, कंप्यूटर के, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर के सीपीयू में, ब्रेन में जो कुछ भी चीज़ें हैं, उन सबको हमें डिस्प्ले करवाने में मदद करती हैं। दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एग्जाम में आता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे हर एक डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड एक मैंने बताया, कीबोर्ड से कीज बटन्स को प्रेस करेंगे, जो भी टाइप करना है, वर्ड्स टाइप करने हैं, वो अंदर जाएँगे और हमें कहाँ दिखेंगे? मॉनिटर में दिखेंगे, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें दिखेंगे। तो मॉनिटर क्या हुआ? ये आउटपुट डिवाइस हुआ। देखो इनपुट डिवाइसेस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं I-P, आउटपुट डिवाइसेस को O-P, ठीक है? सो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस में कितने बटन्स होते हैं? माउस में 3 बटन्स होते हैं। एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट वाला क्लिक और एक स्क्रॉल बार, जिसको बीच में हम ऊपर नीचे घुमाते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है जॉयस्टिक। सो जॉयस्टिक क्या है? ये गेमिंग के लिए आपको हेल्प करता है। ट्रैक बॉल ये भी गेमिंग के लिए होता है। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है? आप लोगों ने देखो जब फॉर्म भरा है यूजीसी नेट का, तो उस समय पे आपको बोला जाता है कि आप लोग अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करके अपलोड कीजिए। अपने सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड कीजिए। वो क्या होता है? देखो स्कैनर क्या करता है, आपके पास अगर पेपर के फॉर्मेट में कोई चीज़ है, कागज़ के ऊपर कोई चीज़ है, उसको कंप्यूटर के अंदर अगर एंटर करना है, कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोटो के रूप में डालना है, तो उसके लिए स्कैनर को यूज़ किया जाता है। अभी तो हम क्या करते हैं, अभी तो पेपर की फ़ोटो खींचते हैं और अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जब तक मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तब तक स्कैनर यूज़ किया जाता था। अभी भी काफ़ी जगह स्कैनर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो स्कैनर को आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको मैं आपको प्रिंटर के साथ रिलेट करके बताऊँगी, ठीक है? टच स्क्रीन, वेब कैमरा। वेब कैम क्या करता है? जो भी आपके कंप्यूटर के बाहर चल रहा है, आस-पास चल रहा है, उस सबको कंप्यूटर के अंदर डालने में मदद करता है। माइक्रोफ़ोन क्या करता है? आवाज़ अंदर एंटर करने में मदद करता है। तो ये सब होती हैं इनपुट डिवाइसेज़। नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के मेमोरी में या सीपीयू में जो भी चीजें हैं उनको हमें डिस्प्ले करवाने में मदद करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस को डिस्प्ले डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जैसे कि मॉनिटर है आपके कंप्यूटर के अंदर, जो भी गाने हैं, जो भी मूवीज है, जो भी वीडियोस हैं, उसको डिस्प्ले कौन करवाता है? मॉनिटर करवाता है। आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया, उसको डिस्प्ले कौन करवाता है?
मॉनिटर करवाता है, ठीक है? इसके अलावा जैसे हमने स्कैनर देखा था, स्कैनर ने किसी भी चीज़ को स्कैन किया, वो फ़ोटो बन गई, वो कहाँ पर आई? मॉनिटर में दिखेगी आपको, है ना? दूसरा है प्रिंटर, हेडफ़ोन, हेडफ़ोन आवाज़ हमें बाहर निकाल कर देते हैं ना, जो मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग है, वो आवाज़ बाहर निकालने में मदद करते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, उसको अगर बड़ी स्क्रीन में देखना है, इसको अटैच करके व्हाइट वॉल पर बहुत बड़े से देखा जा सकता है। जीपीएस लोकेशन, प्लॉटर, वीडियो कार्ड, स्पीकर्स और साउंड कार्ड। अब देखो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में। प्रिंटर तो आपको पता ही है, अब आप सबका यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड आने वाला है मतलब, इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल में, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए तो इसको प्रिंट करके आपको ले जाना है ना? तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटर यूज़ होता है कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर जो भी फ़ॉर्मेट है, जो इमेज के फ़ॉर्मेट में या अंदर चीज़ें होती हैं, उसको पेपर पे लेकर आने के लिए प्रिंटर काम आता है। वहीं अगर प्लॉटर की बात करें, ये भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन जो बड़े-बड़े बैनर्स होते हैं ना, बड़े-बड़े पोस्टर्स होते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो कि है डिफरेंस बिटवीन स्कैनर एंड प्रिंटर। ठीक है? ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, सो इसकी फीस इसकी फिर बढ़ने वाली है। सो हम जैसे कि बात कर रहे थे स्कैनर और प्रिंटर के बारे में, तो स्कैनर क्या करता है? आपके पास पेज है, कोई फ़ोटो है, ठीक है? पेपर के फ़ॉर्मेट में है, इसको ऐसे लिखते हैं आपको ईज़ी समझाने के लिए, पेपर के फ़ॉर्मेट में कोई भी चीज़ है, उसको डिजिटल फ़ॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। ठीक है? ये होता है। अगर इसको हम आईसीटी की भाषा में बोलें, तो स्कैनर क्या करता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने में आपको मदद करता है। दूसरी तरफ आ जाता है प्रिंटर। ठीक है? सो ये क्या करता है, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्मेट में है, चाहे कोई फ़ोटो है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब उस डॉक्यूमेंट को आपने पेपर पर लेकर आना है, एक पेज के फॉर्मेट में आपको वो अपने हाथ में चाहिए, तो उसके लिए यूज़ होता है प्रिंटर। ठीक है? तो इस ये क्या बोलते हैं इसको आईसीटी के फॉर्म में? सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। ठीक है? ये होता है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी मैं बता देती हूँ। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जो कि एक डिजिटल फॉर्मेट में होती है। किसी भी मोबाइल में आपके पास कोई फ़ोटो है, ठीक है? मोबाइल में आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, ये होता है सॉफ्ट कॉपी जिसको वी कैन नॉट टच। दूसरी तरफ आता है हार्ड कॉपी, वो चीज़ें होती है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है? अब आपके मोबाइल में आपने अपनी कोई फ़ोटो खींची, उसके बाद आपने क्या किया, उस फ़ोटो को प्रिंट करवा के बड़ी फ्रेम करवा के लगा दिया। तो पहले जब तक वो मोबाइल में थी, वो डिजिटल फ़ॉर्मेट में थी, तो वो सॉफ्ट कॉपी थी। जब उसको बड़ी फ़ोटो बना दिया, तो वो क्या हो गई, हार्ड कॉपी बन गई, ठीक है? सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। सो यहाँ से आई होप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, अब गिनने मत लग जाना अपने घर के कीबोर्ड में, अपने घर में जो भी है उसमें गिनने मत लग जाना। सब कीबोर्ड में वैसे तो अलग-अलग कीज़ होती हैं, कई कीबोर्ड में ये वाला पार्ट होता ही नहीं है, ये वाला पूरा पार्ट होता ही नहीं है, नंबर सिर्फ यहीं से यूज़ करने होते हैं, ठीक है? तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होते हैं। सो एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जाए, अपने घर के कंप्यूटर के बटन्स नहीं लिखने हैं, स्टैंडर्ड के लिखने हैं, वो 104 हैं। सो इनको अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है, ठीक है? अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है, जिसमें कि पहले आ जाती हैं फंक्शन कीज़। सबसे ऊपर देखोगे छोटा-छोटा सा लिखा होगा, जहाँ पर बटन्स हैं F1 से लेकर F12 तक, फंक्शन कीज़। इनके अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, अगर आप लोग F6 प्रेस करते हो, तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप म्यूट हो जाता है, ठीक है? F7 प्रेस करते हो, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, F8 प्रेस करोगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये फंक्शन है। इनके ऑटोमैटिकली फंक्शन होते हैं पहले से सेट किए हुए। ठीक है? बस इनको दबाना है और काम हो जाएगा। एस्केप बटन होता है किसी जगह से बाहर निकलना, जैसे ये पीपीटी है, अभी मैं इसमें एस्केप बटन दबाऊँगी, कॉर्नर वाला छोटा-सा बटन दबाऊँगी, तो ये एग्ज़िट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? इसके बाद आते हैं अल्फ़ाबेट कीज़।
A से Z तक अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर कीज, 0 से 9 तक नंबर कीज होते हैं। उसके बाद आते हैं एरो कीज, ये जो 4 एरो होते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसके बाद आता है एक स्पेस बार होता है, ठीक है। एक स्पेस बार होता है, 2 एंटर बटन होते हैं, एक एंटर बटन ये वाला होता है और एक एंटर बटन यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ना हो तो एंटर होता है फिर भी इधर, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास डिलीट बटन होता है, ठीक है। बैक स्पेस का बटन होता है। ये सब कैटेगरीज होती हैं, ये जो स्पेशल स्पेशल कीज होती है ना, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, ये परसेंटेज, ये सब स्पेशल कीज हैं। कंट्रोल कीज कौन सी हैं? एक तो CTRL लिखा होता है, वो कंट्रोल ही होता है, इसका मतलब CTRL बटन ये कंट्रोल की के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास ऑल्ट ALT ऑल्ट लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद कैप्स लॉक आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब कंट्रोल बटन्स है। अब एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, रिवीजन के लिए है। 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। वो ये है कि बताइए मुझे कैप्स लॉक जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, क्या बेनिफिट है इसका, एक लाइन में फटाफट बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो है प्रिंटर्स। सो प्रिंटर मैंने आपको बताया, प्रिंटर के प्रकार एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, खास करके यूजीसी नेट एग्जाम में तो जरूर ही आते हैं प्रिंटर के प्रकार। सो इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए। तो प्रिंटर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला है इम्पैक्ट, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रिंटर का हेड, इसको ऐसे लिखते हैं, हेड ऑफ प्रिंटर डायरेक्टली टच करता है अगर पेपर के साथ, तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि हेड पेपर को टच नहीं करता, ये दूर से ही वर्ड्स के लिए स्प्रे कर देता है, ठीक है। एग्जाम में देखो जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि चेन प्रिंटर कौन से प्रकार का प्रिंटर है। तो आपके पास अगर ऑप्शन है लाइन प्रिंटर तो भी ठीक है, या फिर ऑप्शन हो सकता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर को दो हिस्सों में बांटा गया है, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजों को प्रिंट करता है, जैसे A B C, ऐसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा, एक एक शब्द को करेगा प्रिंट। लाइन प्रिंटर क्या करता है? पूरी लाइन को इस तरीके से पूरे में ऐसे प्रिंट करता चलेगा, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों का कोई अलग चीज नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी चीजें सेम ही हैं। कैरेक्टर प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी पूछा जाता है, जैसे लाइन प्रिंटर, इसके 3 प्रकार होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ड्रम और चेन प्रिंटर में से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें है इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये 3 प्रकार। बस आपको डिटेल में नहीं जाना कि किसकी क्या वर्किंग है, किसने किसको कब बनाया, क्या क्या इसका प्रोसेस है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नाम याद रख लीजिएगा कि चेन प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है, ये आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर आता है नॉन इम्पैक्ट में। इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताती हूँ, देखो। नॉन इम्पैक्ट से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें कम टाइप्स प्रिंटर होते हैं। थर्मल बहुत कम यूज होता है ना, ये टर्म बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो मैंने बताया नॉन इम्पैक्ट, जो कि जिसमें कि प्रिंटर का हेड पेपर को टच नहीं करता है ना। तो जहां पर पेपर ये है हेड टच नहीं कर रहा, तो वो इंक कैसे करेगा, वो प्रिंट कैसे करेगा, तो वो स्प्रे मारेगा, वो लेजर यहां पर देगा, ठीक है। दूर से ही वो लेजर लाइट से वर्ड्स को प्रिंट करेगा। वहीं पर इंकजेट क्या करेगा, ये इंक की स्प्रे करता है और दूर से वर्ड्स को वहां पर प्रिंट करता है। तो ये हो गए नॉन इम्पैक्ट, इंक फेंक कर वहां पर प्रिंट हो रहा है, दूसरे में लेजर के थ्रू प्रिंट हो रहा है। बाकी के जितने आएंगे वो इम्पैक्ट में आ जाएंगे। याद हो गया? क्लियर है? तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। अभी भी समझ नहीं आया और प्रिंटर पर आप चाहते हो कि डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊं, या फिर कंप्लीट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। सो देखो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस में सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही हैं।
तो किसमें है? माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आ गया आउटपुट, जॉयस्टिक भी इनपुट है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर इनपुट, जॉयस्टिक इनपुट और लाइट पेन भी इनपुट है, तो ये सही आंसर है। अगला भी देख लेते हैं, इनपुट है, ये भी इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है और यहाँ पर भी प्रिंटर है, मॉनिटर है, जो दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये रहा। अब आते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पर, जो कि होता है सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये एक ऐसी यूनिट है जो कि कंप्यूटर का सारा कुछ प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंप्यूटर में मॉनिटर में हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा मुंह काम कर रहा है, मैं लिख रही हूँ, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन सबको इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? मेरा ब्रेन दे रहा है। मैं बोल चाहे मुँह से रही हूँ, लिख चाहे अपने हाथों से रही हूँ, लेकिन ये जो कुछ मैं बोल रही हूँ, जो कुछ मैं लिख रही हूँ, वो चीज़ें कहाँ स्टोर है? मेमोरी में, यानी कि मेरे ब्रेन में। तो वैसे ही कंप्यूटर के केस में होता है, आप चाहे कीबोर्ड से कीज़ को प्रेस कर रहे हो, प्रिंटर से पेपर को प्रिंट करवा रहे हो, गाना चला रहे हो, वीडियो चला रहे हो, जिसको आप मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ पे, इनको प्रोसेस कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। क्लियर है? अपने दिमाग के साथ रिलेट करके देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद सीपीयू इटसेल्फ हैज़ 3 कंपोनेंट्स, एएलयू, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बच्चों को आईसीटी टफ लगता है, लेकिन मुझे श्योरिटी है कि इतने इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। फटाफट से इसको, चाहो तो एग्जाम से 1 दिन पहले भी ये वीडियो देख लेना, ताकि एक बार क्विक रिवीजन आपकी हो जाए, ठीक है? जितने भी अरिथमेटिक का मतलब, अरिथमेटिक आपने सुना होगा मैथ में, है ना? तो जितनी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो सारी एएलयू वाला डिपार्टमेंट देखता है। किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कंप्यूटर के साथ कितनी चीज़ें, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, स्पीकर्स लगा रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सबको कंट्रोल करना, इनके काम को कंट्रोल करना किसका डिपार्टमेंट है? कंट्रोल यूनिट का डिपार्टमेंट है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। मेमोरी यूनिट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें से भी श्योर क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा अभी। When the data and instructions are entered in the computer, where they are stored, in fact, inside the computer, there are different storage areas where it keeps data or information permanently or temporarily while working. जिसको कि मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, मैं अपने कंप्यूटर को बोल रही हूँ एक पेपर को प्रिंट करवाने के लिए। ये जो पेपर प्रिंट होगा, इसको इंस्ट्रक्शंस तो हमने दे दी, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसको कौन कर रहा है? इसको सिर्फ सीपीयू ही कर रहा है। आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मैं मुँह से बोल रही हूँ उसका आंसर, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शंस, मेरी जो दिमाग में प्रोसेसिंग है, मेरे को जो चीज़ें याद है, उसको रिकॉल करने में कौन मदद कर रहा है? मेरा दिमाग। वही चीज़ है सीपीयू, मेमोरी, ठीक है? द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, उसको 2 हिस्सों में बाँटा गया है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी माध्यमिक मेमोरी। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, छोटा-बड़ा एंड्रॉयड कोई भी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन तो सबके पास है ना? अब क्या हो रहा है, इस मोबाइल फ़ोन को जब आप खरीदते हो, तो उसमें पहले से कुछ मेमोरी स्पेस होता है ना? मेमोरी स्पेस होता है, आप पूछते हो कितने जीबी की रैम है जी, बताओ हमारे फ़ोन में कितने जीबी की रैम है, ये पूछते हो। तो ये जो मेमोरी होती है, जो कि इंटरनल होती है, पहले से होती है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? और अब तो नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, मोबाइल में क्या यूज़ करते थे सब लोग? मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे। कोई 2 जीबी का, कोई 4 जीबी का, कोई 6 जीबी का, एक छोटा-सा कार्ड डालते थे ना मेमोरी के लिए। तो उसको ऐड करना या नहीं करना, वो आपकी अपनी चॉइस होती थी, पहले भी और अब भी। तो मेमोरी कार्ड क्या है? ये है एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकंड नंबर पर आती है, जिसको ऐड करना या नहीं करना आपकी चॉइस होती है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी पहले से होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है? इस पे जाने से पहले आपको ये बता देती हूँ, देखो 2 प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी।
इंटरनल मेमोरी और एक्स्ट्रा जो ऐड करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है। तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। रैम के दो प्रकार है, एस रैम और डी रैम। एस, देखो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये याद रख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सेम चीजें हैं। एस रैम में एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, और डी रैम में डी का मतलब होता है डायनामिक, ठीक है। पी रोम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आ गया ई पी रोम, पी तो प्रोग्रामेबल ही रहेगा, ई का मतलब आ जाएगा इरेजेबल पी रोम, ठीक है। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है ईईपी रोम, वो हो जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये 1, 2 एंड 3 ये 3 प्रकार हैं रोम के। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, एस मतलब स्टैटिक, डी मतलब डायनामिक। एग्जाम में जरूर जरूर क्वेश्चन आएगा ही, ओके। सेकेंडरी मेमोरी में 3 प्रकार है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले हम ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करते हैं। अब यहाँ पर इसमें आता है दो चीजें, सीडी, ठीक है। ऑप्टिकल में दो चीजें आती हैं, सीडी एंड डीवीडी। अब मैंने दे दिया फिर एक और होमवर्क क्वेश्चन। ये आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, कम से कम 8 से 10 बार यही क्वेश्चन आया है कि सीडी और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपने मुझे बताना है, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो जरूर इसका आंसर चेक करके मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आप दूसरे बच्चों की भी मदद कर सको। सो सीडी और डीवीडी, उसके बाद एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, जो वो टेप्स होती थी ना, पहले गाने सुना करते थे ऐसे, वो रेडियो की, रेडियो नहीं, वो ऐसे टेप होती थी काले रंग की, उसमें एक तार सी होती थी, है ना, अंदर तार नहीं, एक वो पतली सी थिन सी एक स्केल सी बनी होती थी, वो मैग्नेटिक टेप होती है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड तो आपको पता ही है, ये फ्लैश स्टोरेज होते हैं। अब यहाँ पर मेमोरी के स्टोरेज, मेमोरी के लेवल की बात करें तो देखो, मेन मेमोरी जिसका नाम ही मेन है तो वो प्राइवेट होगी, सॉरी प्राइमरी होगी, है ना। उसके बाद आती है ऑक्सिलरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। इस तरीके से याद रख लीजिए। सबसे जीरो लेवल पर होते हैं सीपीयू रजिस्टर, जिसको रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। फिर आते हैं लेवल 1 पर कैशे मेमोरी, जिसको एस रैम बोलते हैं। लेवल 2 पर आता है डी रैम। उसके बाद लेवल 3 पर आता है मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क स्टोरेज, और लेवल 4 आपके सामने है ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। इसमें कोई सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोई ट्रिक नहीं है, बस एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। पीवाईक्यू देख लीजिए, जरूर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, रीड ओनली मेमोरीज वॉलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरीज वॉलेटाइल मेमोरी। सो करेक्ट आंसर है कौन सी स्टेटमेंट, अच्छा ये भी है, सेकेंडरी मेमोरीज वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर सिर्फ क्यू ही ट्रू है, ये वाली ट्रू है सिर्फ। कैसे ट्रू है देखो, मैं आपको बताती हूँ इसमें डिफरेंस, ये भी बताती हूँ कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। सबसे पहले रोम की बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर पी जो है, रोम होता है आपके पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद रैम होता है वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हमने अभी पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ना ये वॉलेटाइल है, क्या है,
ये भी आपके पास नॉन वॉलेटाइल ही होता है। अब देखो, नॉन वॉलेटाइल को याद रखने का तरीका बताती हूँ। नॉन इरेजेबल, इरेजेबल का मतलब होता है जिसको, नॉन इरेजेबल होता है जिसको मिटा नहीं सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड नॉन इरेजेबल। अब रैम है वॉलेटाइल, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से मिटा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ ये चीजें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो देखो, आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में क्या किया है, एक आपने क्रोम भी ओपन किया है, एक आप लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। साथ में आप लोगों ने क्रोम पे कुछ पढ़ भी रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम भी चलाया था, आपने फेसबुक भी चलाया था, आपने ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी ओपन किया था। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें जब ओपन होती है, आपको पता है ना, करंट टैब्स में उसको सबको हम देख सकते हैं। ये तो पता ही होगा, अपने मोबाइल में हमको सब दिख जाता है कि इससे पहले हमने क्या क्या चीजें ओपन की हैं। अब एक बार आप इस सब चीजों को ओपन करने के बाद अपने मोबाइल को जब स्विच ऑफ करते हो, तो क्या होता है, वो सारे टैब्स गायब हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो टैब पे आपका फोन रहता है। तो ये सारी मेमोरी, इस तरीके की मेमोरी जब हम एक बार अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को या अपने डिवाइस को, एक बार जब हम अपने डिवाइस को ऑफ कर देते हैं, तो जो मेमोरी इरेज हो जाती है, उस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ओके, क्लियर है। उस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, एक ऐसी मेमोरी जिसको आप चाहे अपना मोबाइल, अब देखो आप लोगों ने मोबाइल को स्विच ऑफ किया, आपका फेसबुक, ये जो कुछ भी टैब्स थे, ये रीसेंट टैब्स में से हट गए क्योंकि वॉलेटाइल है। लेकिन आपके फेसबुक के अंदर का डेटा, आपकी लॉगिन डिटेल्स, आपके यूट्यूब का डेटा, या आप यूट्यूब पे जो हिस्ट्री देख रहे थे वो सब डिलीट होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको देख लीजिए। A storage device is said to be volatile only if it maintains its data while the device is switched off. ठीक है, सो रैम क्या है, वॉलेटाइल है। ओके, नेक्स्ट है, A combination of 8 bits is called a byte. इसमें डिटेल में नहीं जाना, इसको ऐसे याद रख लो। 8 छोटे छोटे बिट्स को मिला करके एक बाइट बनता है, ठीक है। अब ये सारी स्टोरेज यूनिट्स हैं जिसको आप ये देख सकते हो, इसमें एक मिसिंग है, वो है बिट। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट, फिर बाइट, फिर किलो बाइट, जिसको आप केबी बोलते हो, केबी के नाम से जानते हो, एमबी, जीबी। आप बोलते हो ना मुझे मोबाइल में इतने जीबी डेटा रोज मिलता है, 2 जीबी, 5 जीबी, तो ये क्या है, ये गीगाबाइट है। एक गाना डाउनलोड कर रहे हो, कितने एमबी का है, 2 MB, 5 MB, तो वो मेगाबाइट होता है। उसके बाद टेराबाइट टीबी, पेटाबाइट पीबी, एक्साबाइट ईबी, जेटाबाइट जेडबी, योटाबाइट वाईबी। ठीक है, सो ऐसे आप हर एक चीज को याद रख सकते हो। अब इसको याद रखने का एक और चीज है, देखो, 1024 बाइट्स को मिलाकर, इस टेबल को भी देखते रहिएगा, ये जो ब्लैक स्क्रीन पर है, एक बिट, सॉरी 8 बिट्स को मिला करके 8 बाइट बनता है, ठीक है। 1024 बाइट्स को मिला करके 1 किलो बाइट बनता है। सबसे छोटा बिट था, छोटे छोटे 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बना, और 1024 बाइट्स को मिला करके किलो बाइट बना। इसके बाद 1024 किलो बाइट्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मेगाबाइट बन जाएगा। छोटे छोटे किलो बाइट्स को मिलाकर के मेगाबाइट बनेगा। 1024 मेगाबाइट को मिलाएंगे तो 1 जीबी बनेगा। 1024 जीबी को मिलाएंगे तो 1 टीबी बनेगा। तो इस तरीके से मेमोरी यूनिट्स होती हैं, इसको बिट्स और बाइट्स में स्टोर किया जाता है। 1 GB इज इक्वल टू व्हाट, जीबी से छोटा क्या होता है, होमवर्क के लिए मैंने दे दिया क्वेश्चन, बताइए, अभी बताया मैंने, ठीक है। 1 GB इज इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे आंसर में नहीं लिखना है कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, समझ में नहीं आता कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखिए, 1 GB इज इक्वल्स टू
जो भी आपका आंसर है कमेंट करके बता दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कम से कम 5-6 बार आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स? 1 बिलियन कैरेक्टर होते हैं जीबी में। अब आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, हार्ड डिवाइसेस होती हैं, और सॉफ्टवेयर वो डिवाइस होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन यूज में यही आती है, हार्डवेयर के इंटरनल में ये काम करती हैं। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके बाद अब जैसे ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये है, ये है, ये है, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर ये सारी चीजें हैं जिसको आप लोग टच कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ऑडियो एंड वीडियो फाइल फॉर्मेट। ये जो है ना ब्लू में, ये आपको वीडियो फाइल फॉर्मेट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, याद रख लीजिए, जैसे आपको पूछा जाएगा, देखो फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं, ये बताते हैं हमें टाइप ऑफ फाइल क्या है। अब जैसे हम लोगों के सरनेम होते हैं, ठीक है, SER सरनेम होते हैं ना, तो सरनेम क्या करते हैं, सरनेम से हमें पता चलता है कि कौन किस कैटेगरी से है। जाति प्रजाति की वैसे बातें होनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरनेम से पता चल जाती हैं चीजें, है ना, हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है हमारा सरनेम। तो वैसे ही कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती हैं उसमें भी एक सरनेम होता है जिसको कि फाइल फॉर्मेट या फिर एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे किसी भी फाइल के आगे अगर .img लिखा है, img नहीं, किसी भी फाइल के आगे अगर डॉट करके jpg लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो इमेज की फाइल है। डॉट करके jpeg अगर लिखा है तो वो क्या है, वो भी इमेज फाइल है। सॉन्ग होते हैं .mp3, कहीं पर भी .mp3 लिखा होगा तो इजीली समझ जाओगे कि ये क्या है, ये एक सॉन्ग है। ठीक है, .mp4, mp4 होगा, इसका मतलब है कि एक वीडियो फाइल है। ठीक है, इसके अलावा .pdf, पीडीएफ आप लोग बोलते हो ना, बार बार ग्रुप में मैसेज करते हो कि मैम आपके जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ हमें भेजिए। क्या होता है पीडीएफ, पता है आप लोगों को? पीडीएफ की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो जो जो भी ग्रुप में मुझसे पीडीएफ मांगते हैं वो सभी का रिप्लाई मुझे आना चाहिए कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तभी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ क्या होता है, ये एक टेक्स्ट फाइल होती है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन .pdf, पी का मतलब, डी का मतलब, एफ का मतलब क्या होता है, जिस जिसका कमेंट आएगा सिर्फ उसी को ही इस यूनिट की और बाकी के रिमेनिंग यूनिट्स की पीडीएफ मिलेगी। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो ये सारे ऑडियो हैं, इसको बस पढ़ लीजिए। ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो है MP3, MPA, M4A, ठीक है, WAV, M3U, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। WMA ये बहुत बार पूछे गए हैं। और ये जितने भी हैं ये ब्लू कलर में ये वीडियो फाइल्स हैं, MP4, AVI, MOV, OGG। देखो .OGG यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है। ये है MPG और WebM, ये सब वीडियो फाइल्स हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन LCD एंड LED। LCD दोनों ही तो टीवी है, फर्क क्या है? आप लोग भी अपने घर में LCD या LED यूज करते होंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हिंदी मीडियम के लिए भी चीजें सेम है। LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, बाकी कुछ नहीं पढ़ने का। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड। अब जो LCD होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, इसमें फंक्शंस थोड़े से कम होते हैं, इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, इसमें हम लोग इंटरनेट और वाईफाई को बहुत इजीली कनेक्ट करके सब कुछ चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग एलईडी की बात करें, ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, इसकी लेयर बहुत पतली सी होती है एलईडी। ठीक है, इसमें हम लोग वाईफाई और इंटरनेट कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन की तरह यूट्यूब, ये वो सारी अमेज़न प्राइम, कोई भी वेबसाइट ले लो, सब कुछ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जो स्मार्ट टीवीज़ होते हैं वो एलईडी होती हैं।
ओके, महँगी भी होती हैं, फंक्शंस हैं तो महँगी भी होगी, दिखती सी बात है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। स्मार्ट टीवी एलईडीज़ हैं। अगला आ जाता है कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। देखिए फटाफट इन फुल फॉर्म्स को देखिए, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले हमने देखा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई। ये बहुत बार आई है, बीआईओएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूएसबी केबल आप बोलते हो ना, हमें लैपटॉप कनेक्ट करना है या कुछ भी है, यूएसबी केबल। सो यूएसबी केबल्स क्या होती हैं? ये होती हैं जो आपके मोबाइल फोन में एक अडेप्टर होते हैं ना, एक केबल होती है चार्जर वाली, उसको अगर अलग कर देते, सिर्फ तार तार रहने देते, तो उसको यूएसबी केबल बोलते हैं। स्काई भी बहुत बार एग्जाम में आया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। रोम हमने देख लिया। सीडी का देखो आंसर मैंने आपसे पूछा था, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीजीए, कलर ग्राफिक्स अडेप्टर। सीएसएस, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ज्यादातर इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क वाला ही करेक्ट आंसर है। ईपी रोम हमने अभी डिस्कस किया। एचटीएमएल, जो भी वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स आप चलाते हो, उन वेबसाइट्स की डिजाइनिंग में जो लैंग्वेज यूज होती है वो एचटीएमएल होती है, और उसको और अच्छा डिजाइन देने के लिए उसके साथ सीएसएस को यूज किया जाता है। ठीक है। लैन क्या है? नेटवर्क का एक प्रकार है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। मूक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब आते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में। कल जैसे कम्युनिकेशन के केस में मैंने आप लोगों को बताया था ना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, क्या बताया था? जहां पर ए आ गया मतलब अपने आप से। आप लोगों ने, काफी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो शायद अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे इंट्रानेट होता है जो अपने लिए ही कंपनी ने एक नेटवर्क तैयार किया होता है, और इंटरनेट तो आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, कहीं भी जाके इंटरनेट चला लीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फुल फॉर्म्स याद रखिए सिर्फ, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज एचटीटीपी। आईपी एड्रेस में आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे हर एक पर्सन का आधार नंबर अलग होता है ना, आपके आधार नंबर से आपकी सारी चीजें लिंक हैं। आप कहीं भी जाओ, आपके आधार नंबर से आपकी पूरी जानकारी निकाल ली जा सकती है। आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो, जो कि किसी से भी मैच नहीं करेगी कभी भी, है ना? वैसे ही आईपी एड्रेस, हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, आज के तो समय पे तो हर एक कंप्यूटर, लैपटॉप इंटरनेट को यूज करता ही है। तो हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट को यूज कर रहा है, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जो कि उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अब जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं ना, तो ऑनलाइन फ्रॉड वालों को कैसे पकड़ा जाता है? उनके कंप्यूटर को स्कैन, उनके कनेक्शन को पूरे को चेक करके आईपी एड्रेस उनका ढूंढ कर स्कैन किया जाता है कि किस कंप्यूटर से, कहाँ से, कैसे ये फ्रॉड हुआ है। ठीक है। ईमेल स्पैम एंड फिल्टर्स। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आप सबने मेल किया होगा, ये उसके अंदर आता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, जहां पर लोग सोशली एक दूसरे से जुड़ते हैं, चीजें शेयर करते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? कोई भी वेबसाइट जहां से आप बिजनेस कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ग्लोबल ऑनलाइन, ये सब ई कॉमर्स। जैसे ग्लोबल ऑनलाइन है, ये ई कॉमर्स नहीं है, ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है। ई कॉमर्स होता है फेसबुक, सॉरी, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे हैं जो कि ऑनलाइन चीज़ों को बेचते हैं और सेल करते हैं। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? वेब पेजेस का। छोटे-छोटे को वेब पेजेस पहले बनाए जाते हैं, फिर उन सब पेजेस को मिला दिया जाता है, उनको लिंक कर दिया जाता है आपस में, फिर एक पूरी वेबसाइट बनती है। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र्स के एग्ज़ाम्पल देखो ये सब हैं। मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब है वेब ब्राउज़र्स जो कि हमें इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करते हैं। अब आप लोगों के पास गूगल क्रोम होता है फ़ोन में, इंटरनेट कैसे चलाओगे अगर गूगल क्रोम ही नहीं होगा? नहीं चला पाओगे ना, अंदर कैसे जाओगे? गूगल तक ही नहीं पहुँचोगे, अगर ये वेब ब्राउज़र्स आपके पास नहीं है। इंट्रानेट मैंने बता दिया। अब आता है ईमेल। ई जहाँ पर भी टर्म नज़र आएगी वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज वगैरह शेयर करने के लिए ये आपको मदद करती है। इसमें आप कुछ भी अटैच कर सकते हो, इमेज, ऑडियो, वीडियो, बड़ी से बड़ी फाइल शेयर कर दी जा सकती है।
ईमेल के कुछ टाइप्स होते हैं। टू में आता है उनका ईमेल एड्रेस जिसको हमने मेल भेजना है। सब्जेक्ट में आता है टॉपिक की मेल किससे रिलेटेड है। यहाँ चाहो तो डिस्क्रिप्शन या लेटर आप लिख सकते हो। कोई फ़ोटो भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते समय करते हो। सेंड पे क्लिक करके इसको भेज दिया, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें हैं, सीसी और बीसीसी। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये देखो, ये भी एक पीवाईक्यू में लेकर आई हूँ, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। बीसीसी के अंदर जिन भी लोगों के नाम होते हैं उनमें एक दूसरे को नहीं पता चलता कि किस किस को मेल भेजा है। अब यहाँ पर 2 नाम है, स्वामी और रमा। ठीक है, स्वामी को नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल में और किसको ये मेल भेजा गया है, तो ब्लाइंड हो चुके हैं, ये अंधे हो चुके हैं। ठीक है, डिटेल में ऑलरेडी ये चीजें हैं। ईमेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देखी, कमेंट कीजिए, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आगे आते हैं नेटवर्क के प्रकार, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया, यहाँ पर होगा आगे। ठीक है, ये देखो, लैन, मैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर ऑफिस है, यहीं पर सिर्फ सिर्फ इतनी सी ही रेंज इस नेटवर्क की होगी, अंदर की ही डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर पाएगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एक सिटी को कनेक्ट करता है, जैसे लैन ने देखो क्या किया, ये देखते हैं यहाँ पर, ये एक बिल्डिंग है, इसमें हमने लैन से इसको कनेक्ट कर दिया, अंदर के कंप्यूटर्स को इस लैन से जोड़ दिया। दूसरी बिल्डिंग है, इसमें भी हमने लैन जोड़ दी। तीसरी बिल्डिंग वालों ने अपने अंदर के कंप्यूटर्स के लिए लैन यूज कर ली। अब इन सब लैन को जब हम मिला देंगे तो क्या बन गया? एक बड़ा नेटवर्क बन गया, तो उसको मैन बोला जाता है। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैसे ही अब जैसे एक मैन बना, वैसे दूसरा मैन, तीसरा मैन, चौथा मैन, इन सारे मैन को मिला करके जो एक बड़ा नेटवर्क बन गया, उसको बोला जाता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे छोटा है लैन, उसके बाद आता है मैन, ठीक है, उसके बाद आता है मैन, और सबसे बड़ा आता है वैन। मैन का एक एग्जाम्पल क्या है? मैन का एक एग्जाम्पल है जो आपकी सिटी में केबल ऑपरेटर होते हैं, वो पहले एक घर में केबल, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पहले आपके एक घर में केबल कनेक्शन करेंगे, दूसरे घर में करेंगे, तीसरे में करेंगे, ऐसे करते करते वो एक एरिया को कवर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट घर में ऐसे ऐसे करते करते वो दूसरे एरिया को कवर कर लेते हैं। फिर ये सबको मिलाकर अपनी एक पूरी सिटी का एक ही नेटवर्क बना देते हैं, तो वो बना देते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये देखो, ये इसका एग्जाम्पल है। वैन होता है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाकर आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, सेम ही चीजें रहेंगी। सो ये है वाइड एरिया नेटवर्क। सो ये आईसीटी हमने कंप्लीट आज कवर कर लिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और टॉपिक रहता है आईसीटी में, जो कि है डिजिटल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इनिशिएटिव्स में हमने स्वयं प्रभा, मूक को तो पढ़ लिया था। इसके अलावा और भी सारे हैं जो कि इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल थे। तो फिर उसके लिए अगर वो वीडियो डिटेल में चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इनिशिएटिव्स में 2022 और 23 के आपके लिए लेकर आऊं, कमेंट कर दीजिए, तभी वो वीडियो में लेकर आऊंगी। ओके, पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, लेकिन एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्जाम के बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।